कहानियां मैं सारे दे सामने लाना चाहना। मैं चाहना कि मैं केसरी 3 भी बनावा, केसरी 4 भी बनावा। इन्ने सारे पंजाब तो चैप्टर हैगे ने, इन्ने साडे पूरे हिंदुस्तान विच इन्ने चैप्टर बन सकते ने। ते मैं आई वांट टू ब्रिंग आउट द वैलर, द थिंग्स विच इंडिया डज। लेकिन हमने जो फिल्म बनाई है वो ना खुशी का है ना गम का है, ये फिल्म गुस्से से बनी। आज बॉलीवुड अपने आप को पूरी तरह से रीडिफाइन करने में लगा है। पहले छावा जैसी फिल्म आती है जो 2025 की अब तक की सबसे बड़ी हिट साबित होती है। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन करण जौहर जो नेपो किड्स की फैक्ट्री चलाता है, जिनका रिकॉर्ड रहा है कि कुछ चंद एनआरआईज या इलीट क्लास के लोगों के लिए फिल्में बनाना। उस प्रोडक्शन हाउस धर्मा से केसरी 2 जैसी एक हिस्टोरिक फिल्म अनाउंस होती है, जिसका ट्रेलर लॉन्च होते ही यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगता है। लगभग 20 आवर्स में उस पर 60 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, वो भी बिना कोई एड्स रन किए। तो अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2019 में आई केसरी अक्षय कुमार की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट मानी जाती है। लेकिन केसरी 2 की कहानी बिल्कुल ही अलग एक कोर्ट रूम ड्रामा पे बेस्ड होने वाली है। लेकिन आप इसे कोर्ट रूम ड्रामा समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये कहानी केरला के एक ऐसे लॉयर की है जो साउथ से आकर नॉर्थ यानी पंजाब के लिए लड़ता है, या यूं कहें कि पूरे ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिला के रख देता है, पूरी दुनिया में उन्हें एक्सपोज कर देता है। मालाबार के एक काफी वेल्दी फैमिली से आने वाला ऐसा बंदा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर तक होता है, और वो वाइसराय काउंसिल का एक अकेला इंडियन मेंबर होता है, जो कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस फिल्म के असली हीरो यानी कि कौन है CS नायर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम को हिला के रख देते हैं और गरीब भारतीयों के लिए फ्री में केस लड़ते हैं, यहाँ तक कि किंग्स बेंच यानी कि उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट यानी लंदन तक चले जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इस अनसंग वॉरियर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आज इनके बारे में आपको इतना कुछ बताऊंगा कि आपको अंदर से हिला के रख दूंगा। ऊपर से अक्षय कुमार की केसरी 2 क्यों केसरी 1 से भी बड़ी हिट होने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। और फिल्म के अमेजिंग फैक्ट्स एंड डिटेल के साथ ये भी जानेंगे कि जानबूझकर इस फिल्म को अप्रैल में ही क्यों रिलीज किया जा रहा है, और क्यों हर यंगस्टर को ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए फिर से फुल होमवर्क क्या पूरा सिलेबस चार्ट के आया हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दो। सो इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, द बैटल ऑफ CS नायर अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, एंड सेकंड, व्हाई केसरी चैप्टर 2 गोना बी अनदर मास्टरपीस। अब ऐसा कहा जाता है कि हमें इतिहास से सीखकर वर्तमान और भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बनानी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री अक्सर लोगों को बोरिंग लगती है क्योंकि उसे ठीक से प्रेजेंट ही नहीं किया जाता। तो देखो, होता ऐसा है कि 1940 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो ब्रिटिशर्स खुद बैठ के शैंपेन पीते हैं और इंडियन सोल्जर्स को फ्रंट फुट पे मरने के लिए भेज देते हैं। इसी भी जनरल माइकल ओडायर क्राउन के लिए अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए पंजाब की जनता को कुत्ते बिल्लियों की तरह फौज में लेके उन्हें फ्रांस यूरोप जगह जगह बेच के वॉर में ढकेलना चाहता है। एक ऐसा वॉर जिसे हम इंडियंस का कोई लेना देना नहीं था, ना ही उस वॉर को उन्होंने शुरू किया था, ना ही इससे उनका कोई वास्ता था। अंग्रेज जो हम इंडियंस को सालों से कुत्तों से भी बुरा ट्रीट करते आ रहे थे, पंजाब की जनता उनके लिए फ्रांस यूरोप या अदर कंट्रीज में अपनी जान कुर्बान नहीं करना चाहती। बस इसी के लिए डायर कुछ भी करने को तैयार था। वो हर गांव का एक कोटा डिसाइड करता कि इतने लोग अगर इस गांव से फौज में नहीं जाते और अंग्रेजों के लिए अपनी जान नहीं देते हैं, तो पता है ब्रिटिशर्स उस गांव को ब्लैकलिस्ट करके क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर देते। उस गांव के लोगों की जमीन जब्त कर ली जाती। ब्रिटिश रूल में उन्हें कहीं काम नहीं मिलता, मतलब उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता। नाइट रेड्स होते, लोगों को घर से उठा के हाथ पांव बांध के जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन कराया जाता। और जब सरेआम ये चीजें होने लगी तो लोग घर छोड़ के भागने लगे। तब जाकर उनकी वाइफ को दंगा करके कांटों पर बिठाया जाता है, जिससे कि वो वापस बाहर आए। इस घिनौने काम के लिए रिक्रूटर हायर किए जाते हैं। क्रिमिनल्स को जेल से निकाल के ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कराया जाता। उसी टाइम पर इंडिया में 21 मार्च 1999 को रॉल्ट एक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसे कि काला कानून भी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी इंडियन को बिना किसी क्राइम के जेल में डालने के राइट्स अंग्रेजों के पास होते थे। मतलब उनका मन किया तो आपको वो बिना किसी क्राइम के जेल में डाल देंगे और आप खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीइंग एन इंडियन आप उनकी हाई कोर्ट्स में पिटीशन नहीं लगा सकते थे। और कुछ इस तरह इंडियंस को जेल में पीट पीट के मार दिया जाता था। इस तरह की क्रूएलिटी और अत्याचार से परेशान पंजाब की जनता इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगती है, और वो प्रोटेस्ट आग की तरह फैल जाती है। लोगों में देशभक्ति का जुनून अपने पीक पर होता है। वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज सबको भूलकर अंग्रेजों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है। जिस चीज को रोकने के लिए पंजाब में मार्शल लॉ इंप्लीमेंट किया जाता है। मार्शल लॉ को आप कर्फ्यू से समझ सकते हो, जहां पर 3 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे और आप स्टेट छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते थे। ऐसे में 13 अप्रैल 1999 को बैसाखी वाले दिन पर जो लोग मार्शल लॉ से अनजान होते हैं, वो बैसाखी मनाने के लिए जालियनवाला बाग में इकट्ठे हो जाते हैं। वो सारे लोग शांति से बैसाखी मना रहे होते हैं और रॉल्ट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं। तभी जनरल ओडायर पूरे ग्राउंड को घेर लेता है और सबको जान से मारने के ऑर्डर्स देता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसी को भी नहीं बख्शा जाता। सबको ढेर कर दिया जाता है। 1.5-2 साल के बच्चों के सीनों को भी गोलियों से भून दिया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग वहां पर सिर्फ 1615 लोग मरे होते हैं, लेकिन वो नंबर्स उससे 10 टाइम्स से भी ज्यादा होते हैं। 1650 innocents dead, but the real figure we may never know. इसलिए इस डेट को खूनी वैसाखी कह के भी बुलाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का ये जो हत्याकांड था वो तब हुआ था।
और बहुत लोग आई थिंक तब भी रिपोर्ट्स आए थे उसे खूनी बैसाखी के नाम से बुलाते थे। लोगों की इस तरह की निर्मम हत्या से पूरे भारत में लोगों का दिल दहल जाता है, आक्रोश का माहौल होता है। स्वतंत्रता अभियान की आग वाइल्ड फायर बन जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजों द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड के टाइटल भी वापस कर देते। और इसी बीच केरला के मालाबार कोस्ट के पलाट डिस्ट्रिक्ट से एक अमीर फैमिली से आने वाला बंदा चित्तूर शंकरन नायर, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर और सोल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन दी वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होते, जो कि उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर। इस इंसिडेंट के बाद वो इमीडिएटली रिजाइन करते हैं, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी भौचक्का रह जाती है कि कोई इतने बड़े टाइटल ऑनर को छोड़ के इन गरीब इंडियंस के लिए कैसे लड़ने जा सकता है। अब CS नायर लॉयर तो होते ही है, तो वो बिना डरे फियरलेसली जनरल डायर पर केस ठोक देते हैं। अब देखो, गवर्नमेंट तो ब्रिटिश की होती है, तो कोर्ट भी उनके अंडर ही होती है, तो पंजाब कोर्ट में केस को डिसमिस कर दिया जाता है। तब जाकर CS नायर किंग्स बेंच, जिसे आप आज के टाइम की सुप्रीम कोर्ट भी समझ सकते हो, वो लंदन अपने पैसे से केस लड़ने चले जाते हैं। लेकिन वहां पे भी पूरी की पूरी जजेस की जोड़ी मेंबर अंग्रेजों की होती है। सारे के सारे उल्टा CS नायर को ही दोषी ठहरा देते हैं और जनरल डायर से माफी मांगने तक को कहते हैं। और शायद फिल्म में इसी सीन पर अक्षय कुमार FU वर्ड भी यूज करते हैं। वेल, ऐसा रियल में शायद ही हुआ होगा, लेकिन इससे कुछ कम भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि CS नायर को जनरल डायर से माफी मांगने को कहा जाता है। लेकिन CS नायर जनरल डायर से माफी मांगने से बेहतर 500 पाउंड का जुर्माना भरना सही समझते हैं और वो केस हार जाते हैं। हाँ, लेकिन बाद में जाकर सरदार उधम सिंह जनरल डायर का गेम जरूर बजाते हैं। देखो, CS नायर भले ही ये केस हार जाते हैं, लेकिन अपनी आवाज बुलंद करके वो पूरी दुनिया को जालियनवाला बाग में हुए मैसकेयर के बारे में बताते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया ब्रिटिशर्स पे थूकती है। और आज खुद ब्रिटिशर्स को इस नरसंहार के बारे में जब पता चलता है, तो वो खुद को असेम्ड फील करते हैं। I feel so ashamed to be British right now. So we're actually walking down to the park now, the Jallianwala Bagh, which is a bit emotional because it commemorates, it's like a memorial of the people that died in the massacre there by the British. It's actually quite embarrassing being from England at some time when you realise how, I don't want to swear, but how disgusting we were as a country. अब देखो, इस वीडियो में पूरी इंसिडेंट को बता पाना इम्पॉसिबल, लेकिन इतना जानने के बाद फिल्म को लेके आपकी एक्साइटमेंट जरूर बढ़ गई होगी। तो अब बात करते हैं फिल्म से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स एंड डिटेल पे, और क्यों ये फिल्म अक्षय की बिगेस्ट कमबैक फिल्म साबित हो सकती है। केसरी चैप्टर 1 जहां साड़ागरी की रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होती है, तो वहीं ये फिल्म जालियनवाला बाग के रियल इंसिडेंट पे। और देखो, आपको शायद ही पता होगा कि ये फिल्म दरअसल द केस दैट शुक द एम्पायर बुक पर बेस्ड है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि CS नायर के ग्रेट ग्रैंडसन एंड डॉटर इन लॉ मिसेस पुष्पा एंड मिसेस राहु पलट ने लिखा है। जहां आज हम इंडियंस लैंग्वेज वॉर में उलझे पड़े हैं, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, वही यह फिल्म दिखाएगी कि एक केरलाइट साउथ से आकर नॉर्थ में आकर कैसे एकजुट होकर अपने भारत, अपने भारतीयों के लिए सब कुछ दाव पे लगा के उनके लिए लड़ता है। अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो शहीद हो गए वो गायब हो गए, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे उन्हें देशभक्त कहा गया। और यही बात इस बुक के ऑथर्स यानी मिसेस पुष्पा और मिस्टर राहु पलट भी कहते हैं कि केरला में ही काफी सारे लोगों को CS नायर के बारे में नहीं पता है। That's absolutely true, because here, seeing him honored in the Punjab, a person from Kerala, while, people in Kerala really didn't know much about him, I was really astonished and flabbergasted and, of course, delighted. बट फिल्म को लेकर एक प्रॉब्लम ये है कि अक्षय कुमार जब भी हिस्टोरिक फिल्में करते हैं, तो लोगों को डर रहता है कि ये फिर से गुरगोबर ना कर दे। लेकिन अक्षय की एक्टिंग देख के खुद ऑथर्स भी स्टंट रह गए थे। Akshay Kumar has played this role to the I can't express how he's played it. The nuances are brilliant, absolutely brilliant, and you've played him very, very well. And Madhavan has, of course, he's also performed, but she's held her own as well. So well done. ऊपर से फिल्म में अपने शैतान यानी कि R माधवन को भी लिया गया है, और कोर्ट रूम ड्रामा में भाई अक्षय कुमार के हाथ हल्क के हाथों की तरह बहुत मजबूत है। फिर चाहे वो जॉली LLB 2 हो, या फिर रुस्तम, OMG 1, या फिर ऐतराज जैसी फिल्में। इसलिए अक्षय कुमार फैंस आर सेइंग कि कंटेंट कुमार इज बैक विद केसरी चैप्टर 2। फिल्म के टाइटल के बारे में बात करें तो पहले फिल्म का टाइटल था शंकरा, जिसे बाद में केसरी चैप्टर 2 का नाम दे दिया गया। और मैं कहूंगा कि अच्छा ही किया, क्योंकि केसरी की सक्सेस की वजह से पार्ट 2 को भी बेनिफिट जरूर होगा। और अक्षय कुमार पार्ट 3, 4 लाने के भी प्लान में है। और पार्ट 3 में हमें शायद हरी सिंह नलवा जी के बायोपिक के बारे में बताया जाएगा, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के खेमे में सन्नाटा छा जाता था। और एक मजे की बात बताऊं, केसरी चैप्टर 2 के डायरेक्टर करण सिंह त्यागी भी एक LLM की डिग्री लेके लॉयर रह चुके। तो फिल्म में डिटेलिंग और हिस्ट्री से छेड़छाड़ करने की चिंता तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ। और 18 अप्रैल 2025 को इस फिल्म को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि जालियनवाला बाग इंसिडेंट वैसाखी के दिन यानी कि 13 अप्रैल 1999 को हुई थी। वेल, मसाला फिल्में तो ठीक है, लेकिन इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट अगर हम नहीं करेंगे और बाद में कहेंगे कि बॉलीवुड भूतिया फिल्में बनाता है, तो भाई गलती उनकी नहीं हमारी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।